हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं, यानी भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के कारण जैसे सभी क्षेत्रों में समस्याएं हैं, वैसे भारतीय कृषि में भी समस्याएं हैं और किसकी समस्याओं को लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी समस्याएँ हैं और किन समस्याओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है, भारतीय कृषि कैसे प्रभावित हो रही है, कैसे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो उन बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में बहुत सारा मैटर मिलेगा आपको भारतीय कृषि की समस्याओं को लेकर के। तो भारतीय कृषि की समस्याओं में हम अलग अलग बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कृषि की वर्षा पे निर्भरता। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो अध्ययन करेंगे कि कृषि की वर्षा पे निर्भरता, यानी भारत में जो कुल भूमि है, भारत में जितना क्षेत्रफल है, पूरे संपूर्ण भूमि का 52% भूभाग पे क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। तो 52% भूमि पे कृषि योग्य भूमि हमारे पास है और 52% कृषि योग्य भूमि में जो भूमि है उस भूभाग में मात्र 38% यानी 38% भूमि पर ही सिंचाई के साधन अवेलेबल हैं। तो इस तरह से भारत में 38% जो है सिंचाई के साधनों की उपलब्धता है। बाकी शेष जो भूमि है, यानी शेष जो भूमि है उसका जो है मानसून पे निर्भरता है, यानी बारिश हो गई तो कृषि होगी, बारिश नहीं हुई तो कृषि बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको आंकड़ा दिख रहा है कि 38% जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और 62% जो है भूमि भूभाग जो है कृषि जो है वर्षा पे निर्भरता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है, जब किसान बीजों को खेतों में बो देता है तो ऐसे कंडीशन में अगर समय से वर्षा हो गई तो फसल उगी, अगर समय से वर्षा नहीं होती है तो फसलें सूख जाती हैं और जब फसलें सूख जाती हैं तो कई चीज़ें प्रभावित होती हैं। किसान जो है बैंक से ऋण लेता है, कर्ज लेता है और बीजों को बो देता है। वर्षा नहीं हुई थी, फसल सूख गई तो किसान भी ऋणग्रस्त हो जाता है, यहाँ तक कि किसान आत्महत्याएँ भी कभी कभी कर लेते हैं या फिर उत्पादन प्रभावित होगा। यानी कि उन क्षेत्रों में कृषि कार्य तो हुआ, खेतों में फसलें बीज बोया गया लेकिन उत्पादन नहीं हुआ, तो उस वर्ष में अगर जिस वर्ष सूखा पड़ जाता है पूरे देश में उत्पादन प्रभावित होता है, जीडीपी प्रभावित होती है और जीडीपी प्रभावित होती है, देश की आर्थिक व्यवस्था डैमेज होती है, पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था वैश्विक लेवल पे क्या कि उसका स्तर गिर जाता है, ग्राफ गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो आंकड़ों को आप लर्न रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा आपको जानना चाहिए कि भूभाग का 38% भूभाग ही केवल सिंचाई के साधनों से उपयुक्त है, बाकी से 62% सिंचाई के साधनों पे निर्भरता यानी वर्षा पे निर्भरता है। और इसी भारत में वर्षा की अनिश्चितता के कारण, यानी भारत में वर्षा निश्चित नहीं होती, कभी पहले आ जाती है समय से, कभी बहुत लेट आती है। तो अनिश्चितता के कारण भारतीय वर्षा को या भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ, जैसे जुआ में क्लियर नहीं होता कि हारेंगे या जीतेंगे, तो वैसे ही मानसून को भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। तो इस तरह से इस आंकड़े को जानते रहें। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलेंगे, कृषि जोतों का आकार छोटा। कृषि जोतो शब्द आया है, यानी कृषि योग्य जो भूमि हमारे पास है भारत में, किसानों के पास जो भूमि है उनके जोतों का आकार बहुत छोटा है। और कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण जब खेतों का आकार छोटा होता है तो ऐसे कंडीशन में जो है कृषि कार्य करना दिक्कत होता है। उसमें मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते, ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं कर सकते, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं। पहली चीज़ तो जो कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण बड़े यंत्र उस पर नहीं चलाए जा सकते और साथ साथ जो छोटे छोटे उसमें मेड़बंदी किया जाता है तो उससे जो है उसका क्षेत्रफल भी प्रभावित होता है। तो ये भी इफेक्ट डालता है, यानी भारत में जो कृषि जोतों का आकार जो है बहुत छोटा है। और आंकड़ा यहाँ पे दिया है 1.08 हेक्टेयर है, यानी भारत में कृषि जोतों का जो औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर है। तो ये आंकड़ा है और ये फरवरी 2019 केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा है। तो ये इसको लर्न रखेंगे ना। कुछ आंकड़े को भी हम लोग देखेंगे, जैसे नागालैंड में 5.06 हेक्टेयर यानी 5.06 हेक्टेयर है वहाँ पे कृषि जोतों का आकार। अरुणाचल प्रदेश में 3.35 है, पंजाब में 3.62 है और राजस्थान में 2.73 है। उत्तर प्रदेश में 0.73 है हेक्टेयर है। वहीं अमेरिका में, यानी अमेरिका की बात करेंगे
तो 40 हेक्टेयर है वहाँ पे। तो इस तरह से आंकड़ों में हम विकसित देशों से इतना पीछे हैं। हमारे यहाँ कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है और वहाँ पे बड़ा है। कृषि जोतों का आकार जब बड़ा होता है तो उसमें मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं और उत्पादन भी प्रभावित होता है, उत्पादन ज़्यादा होगा। छोटे छोटे खेत हो जाते हैं किसान के, तो उसमें बड़े मशीन नहीं चल सकते, ट्रैक्टर नहीं चल सकते, क्योंकि इतनी छोटी ज़मीनें हैं। तो ऐसे सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, भूमि के उपजाऊ शक्ति का कम होना। भारत में निरंतर फसल चक्र, जैसा कि आप जानते हैं देश में जनसंख्या अधिक है, हमारे देश के लोग जो है कृषि पे निर्भर हैं, उनका कोई व्यवसाय का और कोई अन्य साधन नहीं है। तो जब खेत पे ही निर्भर होते हैं, कृषि पे ही निर्भर होते हैं, तो फसल चक्र ज़्यादा होगा। यानी एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फसल चक्र फसलों को उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कंडीशन में बार बार फसल चक्र यानी बार बार उसमें कृषि करने के कारण जो कृषि की जो भूमि की जो उत्पादकता क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और किसान जो है निर्धन है। अब निर्धनता का प्रभाव उनके उपजाऊ पे कैसे पड़ेगा? तो निर्धन होने के कारण वो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं कर पाते, उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते और इसके कारण मिट्टी की उर्वरता पहले से ही कम है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, कृषि की जनसंख्या पर अधिक दबाव। नेक्स्ट स्टेप है कृषि की जनसंख्या पे अधिक दबाव। पॉपुलेशन निरंतर बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जब निरंतर बढ़ेगा तो ऐसे कंडीशन में उसका दबाव किस पे पड़ेगा? कृषि योग्य भूमि पे पड़ेगा। कम भूमि सिकुड़ती जा रही है, यानी उत्पादन वाली भूमि कम होती जा रही है, सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भूमि, एक तो भूमि कम हो रही है, ऊपर से जनसंख्या का दबाव है और जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि योग्य भूमि भी कम हो रही है और हमारे ऊपर प्रेशर होता है किसानों के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, क्योंकि खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या होती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है उस पर अधिक दबाव पड़ता है और ऐसे कंडीशन में जोतों का आकार भी छोटा होने के कारण किसान जो है अपनी आजीविका के लिए खाद्यान्न उत्पादन पर दबाव डालता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करता है। कुछ आंकड़ा है 2020-21 में, यानी जो लक्ष्य रखा गया था 30.1 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। यानी 2020 और 21 में 30.1 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिससे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम खाद्यान्न के क्षेत्र में कर सकें। वहीं 2019-20 में 29,66,50,000 टन का उत्पादन हुआ था। तो यानी जो जितना उत्पादन होता है किसी वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में उससे ज़्यादा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा जाता है, जिससे हम खाद्यान्न के क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। भारत में जो है प्रति हेक्टेयर कृषि का उत्पादन बहुत कम है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, चावल जैसे है, चावल प्रति हेक्टेयर 3,695 किलोग्राम है, जबकि चीन में 6,932.4 किलोग्राम है। तो दोनों में कंपेयर करते हैं तो कितना अंतर, जस्ट डबल अंतर है। यानी जहां भारत में 3,695 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है चावल का, वहीं पे चीन में 6,932.4 किलोग्राम है। तो दोनों में जस्ट डबल अंतर है। गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखेंगे तो 3,093 किलोग्राम भारत का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, जबकि चीन का 5,408 किलोग्राम है। तो दोनों देशों में इतना अंतर है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत में उत्पादन कम है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, किसानों जैसे किसान शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, उतने किस्म के बीजों का अभाव है, बहुत सारा फैक्टर है, सिंचाई के साधनों की कमी है। ये सारे इफेक्ट जो है उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उत्पादन कम होता है। तो उत्पादन कम होना भी भारतीय कृषि की क्या है, एक समस्या है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, अशिक्षित किसान। अब यहाँ पे अशिक्षित किसान जो है कैसे कृषि को इफेक्ट डाल रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, जागरूक होता है, तो अपने उस क्षेत्र में बेहतर काम कर पाता है। लेकिन किसान हमारे अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो नहीं जानते कि किन रोगों का निदान कैसे होना चाहिए। फसलों में नए नए प्रकार के रोग लग जाते हैं, उनका रोकथाम करने के उपाय वो नहीं कर पाते। अशिक्षा होने के कारण समय समय पर नई तकनीकी के बीजों का प्रयोग नहीं कर पाते, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो किसान अशिक्षित हैं और इसका सीधा असर कृषि के उत्पादन पे पड़ता है, कृषि की गुणवत्ता पे पड़ता है। नए नए किस्म के बीज जो आते हैं उन बीजों को नहीं बोते हैं, पुराने परंपरागत बीजों को बोते हैं, जिससे उत्पादन नहीं हो पाता। तो इस तरह से अशिक्षा भी भारतीय कृषि की व्यवस्था को प्रभावित करता है, कृषि की उत्पादन को प्रभावित करता है, जीडीपी को प्रभावित करता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। आगे चलेंगे हम लोग इसी क्रम में।
नेक्स्ट है सिंचाई के साधनों का अभाव। भारत विकासशील देश है और विकासशील देश होने के कारण हम नित्य नए नए व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहे हैं। सिंचाई के साधनों का विस्तार हालांकि हो रहा है, सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना हमारे देश में सिंचाई के साधनों का विस्तार अभी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों को देखेंगे। सिंचाई के साधनों के विस्तार में भारत जो है 38.7% कृषि पर ही सिंचाई के साधनों का प्रयोग करता है। अब इसमें कुछ आंकड़े हैं, जैसे जो नहर है, नहर जो है कितने परसेंट है, सिंचाई कितनी की जाती है नहरों से, 32% नहरों से सिंचाई की जाती है। 57% कुओं से और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, कुओं व नलकूपों से सिंचाई कितनी की जाती है, 57%। नेक्स्ट है तालाब, तालाब से 6% सिंचाई की जाती है। और इसी क्रम में अन्य जो साधन हैं वो 5% है। तो ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत में सिंचाई के साधनों की कमी है, जिसके कारण भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है और ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे सीधे उत्पादन प्रभावित होता है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, उन्नत बीज व उर्वरकों का अभाव। तो भारत में उन्नत किस्म के बीज व उर्वरकों का अभाव है, जिसके कारण ज़्यादा पैदावार नहीं होता। नेक्स्ट है विद्युत का कम समय तब तक उपलब्ध होना। हमारे देश में बिजली की कमी है, सबसे बड़ी समस्या है। किसान खेतों में सिंचाई करता है, जैसे ही जल खेतों में पहुंच जाता है बिजली कट जाती है। जब बिजली आती है फिर से इंजन स्टार्ट होता है, फिर से ट्यूबवेल स्टार्ट किया जाता है और फिर से सिंचाई की जाती है। यानी जो पानी खेतों तक पहुंच गया रहता है फिर से स्टार्ट करता है, तो फिर से स्टार्ट होता है, उतना फिर से टाइम लॉस होता है। तो ऐसे कंडीशन में बिजली के कम होने के कारण, सिंचाई ठीक से न होने के कारण जल का दुरुपयोग होता है, समय का दुरुपयोग होता है और पैसे का दुरुपयोग होता है। बार बार जब रुक जाता है इंजन या कोई भी मशीन तो उसमें समय ज़्यादा लॉस होता है, किसान को इसमें नुकसान होता है। तो इस तरह से बिजली कम होने के कारण भी सीधे सिंचाई इफेक्ट डालता है, सीधे समय प्रभावित होता है और बहुत सारा पैसे का लॉस होता है। तो ये सारा कारण जो है समस्या के रूप में है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सब्सिडी का किसानों को लाभ न मिल पाना। जैसा कि आप जानते हैं भारत में सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन हमारे देश में सब्सिडी का लाभ बहुत कम ही किसानों को मिल पाता है, क्योंकि उनको ये इतने जागरूक नहीं है कि सब्सिडी वाली चीज़ों को ले सकें। सब्सिडी से जुड़े हुए यंत्र आते हैं किसानों के लिए, लेकिन किसान जागरूक नहीं, इसलिए यंत्रों को नहीं ले पाते। सब्सिडी से युक्त उनको पाइपें मिलती हैं सिंचाई करने के लिए, लेकिन वो जागरूक नहीं है, जिससे वो सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाते। तो बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं और जागरूकता के अभाव के कारण उनको सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता, और सब्सिडी का लाभ न मिल पाने के कारण सीधे उत्पादन प्रभावित होता है, सीधे कृषि प्रभावित होती है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे किसानों का जागरूकता का अभाव व परंपरागत कृषि पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं भारत में किसान निर्धन हैं और जागरूक भी नहीं हैं, और ऐसे कंडीशन में भी परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हैं। आज भी हमारे देश में मशीनों का प्रयोग नहीं होता। दक्षिण भारत में किसान निर्धन है, राजस्थान में किसान निर्धन है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बिहार में किसान निर्धन है, जहां आज भी परंपरागत हल से बैलों से जुताई करते हैं। किसानों की गरीबी और निर्धनता के कारण परंपरागत साधनों का प्रयोग होता है, और ऐसे कंडीशन में हमारी कृषि पद्धति पिछड़ी हुई है और उसका प्रभाव सीधे उत्पादन पर पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है कृषि की समस्या के रूप में। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बैंकिंग सेवाओं का लाभ न मिल पाना। हमारे देश में ज़्यादातर किसान अशिक्षित हैं, बैंक जाने से घबराते हैं। बैंक खुद किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचाएगा, बैंक खुद किसानों को ऋण देने नहीं आएगा, वहां तक चल के जाना होता है। और ऐसे कंडीशन में किसान जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, वे साहूकारों से ऋण लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बैंकिंग सेवाएं जो हैं उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार के द्वारा इस तरह की कोई योजना व्यवस्था चलाई जाए कि खुद उनके पास चल करके ऋणों की उपलब्धता कराई जाए तो शायद ये समस्या का हल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। किसानों बैंकिंग सेवाओं का किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे भंडारण की समस्या। जैसा कि आप जानते हैं भारत देश में गरीबी है और यहाँ भंडारण की समस्या है। किसान क्या करता है, उसके पास भी भंडारण की समस्या है और सरकारी भंडारण की भी दिक्कत है। स्वयं निर्धन है, उसके पास आवास की कमी है, घर नहीं है ऐसा कि स्वयं रहे या भंडारण करे अपने घर में। ऐसी स्थिति में अपने बीजों को जब बीज उत्पन्न होता है तो उसी टाइम में सस्ते मूल्यों पे बेच देता है भंडारण की कमी के कारण, और उसका मूल्य बिचौलिया कमाता है, यानी बिचौलियों को ज़्यादा फायदा होता है। बिचौलिया क्या करता है, भंडार गृह में अपने उन बीजों को रख लेता है, उन खाद्यान्न को, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे महंगे दामों में बेचता है। तो इसका ज़्यादा लाभ जो है किसानों को न मिलने के कारण बिचौलियों को मिलता है। इस तरह से किसानों के भंडार गृह न होने के कारण, घर की स्थिति दयनीय होने के कारण उसको इसका लाभ नहीं मिल पाता। नए सिस्टम में देखेंगे इसमें किसानों की ऋणग्रस्तता है और प्रभावी नीतियों का अभाव है। किसान हमारे देश में ऋणग्रस्त हैं,
होता क्या है, किसान साहूकारों से अधिक ब्याज दर पे ऋण ले लेते हैं, और जब बारिश नहीं होती समय से फसलें सूख जाती हैं तो उनको घाटा होता है, और किसान जो ऋण लिए होते हैं साहूकारों से उसे लौटा नहीं पाते। तो 1 वर्ष 2 वर्ष बीतने के पश्चात जब ऋण ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर भी हाई होता है, और ब्याज दर के हाई होने के कारण वे कर्ज के बोझ से दब जाते हैं, और कभी कभी किसान आत्महत्या भी कर लेता है, क्योंकि उनके पास वापस पैसा देने के लिए, उनके पास ऋण चुकाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या जो है सीधे सीधे किसको प्रभावित करती है। अगर एक किसान 1 साल ऋण लिया तो अगले साल फिर वो उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रयोग नहीं करेगा, अच्छे से मन लगा के कृषि नहीं करेगा, और ये सीधा प्रभाव फिर सीधे उत्पादन पे पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसमें प्रभावी नीतियों का अभाव। हमारे देश में सरकार नीतियां तो बनाती है लेकिन उसका प्रभावी तरीके से उसको लागू नहीं किया जाता। बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे सब्सिडी को लेकर के हो, चाहे नलकूप की परियोजनाओं को लेकर के हो, सिंचाई के साधनों को लेकर के हो, किसानों के लिए बहुत सारे उपकरण प्रदान करने के संदर्भ में हो। सरकार की नीतियाँ ढुलमुल तरीके से होती हैं, उसका सही लाभ जो है किसानों को नहीं मिल पाता। अगर नीतियाँ सही तरीके से क्रियान्वित की जाएँ अधिकारियों के द्वारा तो इस तरह से उनको लाभ किसानों को मिल सके। तो कहा जाए कुछ हद तक सरकारी नीतियों का ढिलमुल होना भी किसानों को फ़ायदा नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारी कृषि पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कृषि उत्पादक की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं, जिससे कृषि उत्पादों को निर्यात प्रभावित होता है। बहुत सटीक हेडिंग यहाँ पे है, यानी भारत में जो कृषि उत्पादक है, जो हम चीज़ें बोते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी उत्पादक हो, उसकी गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही खाद्यान्न बिकता है जिसकी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की होती है। हम जो भी अनाज बोते हैं, जो भी फल लगाते हैं, जो भी वृक्ष लगाते हैं, जो भी प्रोडक्शन हमारा है, उसकी गुणवत्ता निम्न कोटि क्या है, और निम्न कोटि के होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही चीज़ें बिकती हैं जिसकी गुणवत्ता बेहतर होती है, अच्छी होती है। तो हमारे किसान जो है गुणवत्ता परक चीज़ें, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, गुणवत्ता परक चीज़ें नहीं उगाते हैं, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पड़ता है। और निर्यात हमारा जो है क्या करता है, सीधे इफेक्ट डालता है। निर्यात, जिसकी डिमांड कम होगी उसकी निर्यात भी कम होगा, क्योंकि गुणवत्ता परक चीज़ें हम नहीं उगा पाते। तो किसान हमारे जागरूक है, हमारी कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत पिछड़ा है, और पिछड़े होने के कारण हमारे उत्पाद जो है गुणवत्ता विहीन है, और गुणवत्ता विहीन होने के कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी डिमांड कम होती है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो डिमांड कम होगी तो हमारा सीधे असर उसका निर्यात पे पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैश्विक देशों में देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जो विकसित देशों के जो उत्पाद होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, और हमारे देश के प्रोडक्ट या उत्पाद क्या होता है, कम बिकते हैं। चाहे अभी खाद्यान्न उपलब्ध के बजाय हम एक एग्जाम्पल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना के क्यों ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है और प्राइस मूल्य कम होता है। तो वैसे हमारे देश में भी जो उत्पादक हैं, कृषि उत्पाद जो है गुणवत्ता विहीन है, यानी उतना स्तर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो अन्य देशों के उत्पाद जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है, और हमारे देश के जो कृषि उत्पाद हैं उतने अच्छे क्वालिटी वाले नहीं हैं, जिसके कारण हमारा निर्यात प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में हम लोग, तो फसल का सही मूल्य न मिल पाना। नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो किसान कृषि उत्पादन करते हैं, देश का कहते हैं किसान रीढ़ होता है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, और किसानों की व्यवस्था बेहतर नहीं है, किसान ऋणग्रस्त हैं, किसानों की स्थिति दयनीय है, हमारी कृषि व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। तो इसके संदर्भ में जो समस्या है कि फसल का सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता। किसान जो है पूरे देश को पेट भरने के लिए, पूरे विश्व को अपना सहयोग देने के लिए कृषि उत्पादन करता है, खेती करता है, लेकिन उसका मूल्य सही उसे नहीं मिल पाता, सारा का सारा लाभ बिचौलिया खा लेता है। तो इस तरह से किसान का जो स्थिति है वो दयनीय है। उसका मूल्य अगर सही मिले तो हमारा उत्पादन भी प्रभावित होगा, हमारी कृषि व्यवस्था भी मजबूत होगी, और हमारा जीडीपी में कृषि का योगदान भी वृद्धि होगी, बढ़ेगा, जीडीपी भी ग्रो करेगी। लेकिन जीडीपी ग्रो क्यों नहीं करेगी, कृषि का योगदान क्यों कम है? उसका कारण है कि किसानों को जो है लाभ, उनका जो उत्पादन है उसका लाभ नहीं मिल पाता है, और ऐसे कंडीशन में किसान मन लगा के खेती नहीं करता, अच्छे तरीके से कृषि कार्य नहीं करता, और जिससे सारा चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, जीडीपी भी प्रभावित होती है, और उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है मिट्टी का क्षरण। हमारे देश में मिट्टी का क्षरण होता है, चाहे वायु के द्वारा हो, चाहे जल के द्वारा हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो। तो जो जल के द्वारा होता है, कटान रोकने के लिए बहुत सारे किसानों को जागरूक करना चाहिए, बांध का निर्माण करना चाहिए, नई नई परियोजनाएं स्थापित करना चाहिए, जिससे मिट्टी के क्षरण को रोका जा सके। इसके साथ साथ किसानों को भी कृषि वैज्ञानिक तरीके से जो है उनको कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्षरण को रोकने का, रोकथाम करने का उपाय उन्हें सुझाए जाने चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, जिसके माध्यम से चीज़ों को रोका जा सके। तो मिट्टी क्षरण भी एक समस्या है, और इसको जो है उत्पादन, सीधे मिट्टी क्षरण के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे पूंजी की कमी। हमारे देश में किसानों के पास पूंजी का अभाव है, वे ऋणग्रस्त, ऋण लेकर के कृषि कार्य करते हैं,
अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं और उनका उत्पादन सीधे प्रभावित होता है। तो पूंजी का अभाव है और पूंजी के अभाव में हमारे देश में बड़े स्तर पर कृषि कार्य नहीं होता। थोड़े केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी जितने खाद्यान्न की उनकी आवश्यकता होती है उतने की ही कृषि कार्य करते हैं, ना कि बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें, औद्योगिक फसलों को उगाएं। औद्योगिक फसलों को इसलिए नहीं उगा पाते, बड़े स्तर पर कृषि कार्य इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनमें पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े स्तर पर कृषि कार्य करने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और हमारे पास, किसानों के पास पूंजी का क्या है, अभाव है। उनके पास अगर पूंजी होती तो बड़े स्तर पर कृषि कार्य करते हो, और बड़े स्तर पर कृषि कार्य होता तो देश में अर्थव्यवस्था मजबूती होती, हमारा निर्यात और ज़्यादा सुदृढ़ होता। तो पूंजी का अभाव भी एक फैक्टर है, हमारी कृषि इसके कारण भी पिछड़ी हुई है, ये भी एक समस्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने बहुत सारा तथ्यों को अध्ययन किया एक वीडियो में। फिर से नई वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।